वेलकम टू आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज 4 मई 2022 है, तो आइए देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हमें कवर करने हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के बारे में है। हाल ही में प्रोफेसर अजय के सूद जी को, जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस से बिलोंग करते हैं, उन्हें अपॉइंट किया गया है नए प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर के तौर पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर को क्रिएट किया गया था 1999 में, और सिमिलरली जब इस ऑफिस को क्रिएट किया गया तो कोई तो होगा जो पहला प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बना होगा। तो पहले प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर बने थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी। अभी तो ये जो रैंक है वो एक सेक्रेटरी लेवल की रैंक होती है, लेकिन जब इस पद को बनाया गया था तो ये एक कैबिनेट लेवल की रैंक हुआ करती थी। ये बेसिकली एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट को जो भी साइंस, टेक्नोलॉजी या इनोवेशन के मैटर्स होते हैं उनको लेकर। वर्तमान में ये सेक्रेटरी लेवल पोजीशन है एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लेकिन पहले ये कैबिनेट मिनिस्टर के लेवल की पोजीशन हुआ करती थी। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम के बारे में है। तैयार होने के बाद ऐसा कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे एडवांस आर्टिलरी गन सिस्टम बन जाएगी। इंडिया ने अभी हाल ही में सक्सेसफुल इनके ट्रायल्स को कंडक्ट किया है। ये एक इंडिजीनियस एडवांस्ड टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम है या अताक्स है। ऐसा नहीं कि बहुत आसानी से इसका फॉर द फर्स्ट टाइम में ही जो सक्सेसफुल ट्रायल है वो हो गया। इसके पहले कई दफ़ा हमने इसके ट्रायल्स में बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हैं। ये चैलेंजेस 2018 के बाद से ही आ रहे हैं। एक बार तो इसका जो बैरल था वही फट गया था। कई दफ़ा तो ऐसा भी लगा कि ये प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाएगा और हम ये आर्टिलरी गन सिस्टम डेवलप कर ही नहीं पाएंगे और हमें अपनी आर्टिलरी गन की नीड के लिए किसी अन्य देश पर ही निर्भर रहना पड़ेगा। सिमिलरली हमने इजराइल के ऑप्शंस को भी तलाशना शुरू कर दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीआरडीओ ने जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जिनके साथ मिलकर इसे मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, जैसे भारत फोर्ज या फिर टाटा पावर्स एसईडी, उनके साथ मिलकर फाइनली इसका सक्सेसफुल ट्रायल कर लिया है। सो इट इज़ वेरी होपफुल कि हाँ, ये अभी इंडक्ट कर दिया जाएगा, आर्मी को सौंप दिया जाएगा और ये तैयार होने के बाद दुनिया का एडवांस्ड आर्टिलरी गन सिस्टम बन जाएगा। ये इस लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। ये इंडियन आर्मी के लिए डेवलप किया जा रहा है। इसके पास एक लार्ज कैलिबर गन सिस्टम है जो लॉन्ग रेंज गाइडेड म्यूनिशंस डिलीवर करने में, फायर करने में कैपेबल है और बिल्कुल प्रेसिशन के साथ स्ट्राइक कर सकता है। इसकी रेंज 48 किलोमीटर तक की है। ऑफिशियली जो इसकी रेंज है वो 45 किलोमीटर बताई गई, लेकिन जब टेस्ट फायर किया गया तो इसने एम्यूनिशन को 48 किलोमीटर तक की रेंज तक छोड़ा। मेंटेनेंस इसका बहुत कम है एंड दैट्स वाई ये ज़्यादा रिलायबल भी है। इसमें कुछ बहुत ही एडवांस फीचर्स भी लगाए गए हैं, जैसे कि क्विक मोबिलिटी या क्विक डिप्लॉयबिलिटी, ऑक्सिलरी पावर मोड, ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम, नाइट विजन कैपेसिटी, डायरेक्ट फायर मोड, एंड दैट इज द रीजन काफ़ी एडवांस हम इसे कह रहे हैं दुनिया का आर्टिलरी गन सिस्टम। ये 3 राउंड 15 सेकेंड में बर्स्ट मोड में फायर कर सकता है, जो प्री डिटरमाइंड फायर्स होते हैं। बाकी ये 60 राउंड 60 मिनट में सस्टेन्ड मोड में फायर करता रह सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल है और बहुत लॉन्ग रेंज के साथ फायर करने में ये कैपेबल है। दैट्स वाई ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो PK2 के बारे में है। PK2 ये PK का सीक्वल नहीं है जो मूवी आई थी। ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि डायबिटीज़ को ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। IIT मंडी के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने इस ड्रग मॉलिक्यूल को आइडेंटिफाई किया है जिसका इस्तेमाल हम डायबिटीज़ को ट्रीट करने में कर सकते हैं। बेसिकली ये जो हमारे पैंक्रियाज में इंसुलिन का रिलीज होता है उसको ट्रिगर कर रहा है, अभी जो रिसर्चेस में पाया गया कम से कम उसके अकॉर्डिंग। फर्दर चूंकि ये बहुत ही आसानी से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है तो इसको हम मेडिसिन के फॉर्म में भी दे सकते हैं, इंजेक्शन लगाया जाए ज़रूरी नहीं है। जो रिसर्चर्स ने पाया उसे जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में पब्लिश भी किया गया। रिसर्चर्स ने ये पाया कि जो PK2 ये मॉलिक्यूल है ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में बहुत आसानी से सोख लिया जाता है। इसका मतलब हम इसे ओरल मेडिकेशन के तौर पे यूज़ कर पाएंगे। इंजेक्शन बार बार लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर डेली किसी को इंजेक्शन लगाना हो तो वो बहुत ही बड़ा काम हो जाता है, लेकिन दवा खाना इज क्वाइट ईजी। हमने ये देखा कि PK2 बॉडी में भेजने के बाद 2 घंटे के भीतर ही ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया लिवर, किडनी और पैंक्रियाज में। हालांकि हार्ट, लंग्स और स्प्लीन में इसका कोई भी ट्रैक हमें नहीं मिला, लेकिन कुछ इसका जो हिस्सा है वो ब्रेन तक भी पहुंचा, ऐसा हमें समझ में आ गया। और 10 आवर्स के बाद ये ऑटोमेटिकली ख़त्म भी हो गया। लेकिन इस ड्यूरेशन में इसने इंसुलिन
क्रिएट होने की जो प्रक्रिया है उसको बढ़ा दिया। इसके अलावा इसने बीटा सेल लॉस को भी रिड्यूस किया। इसका मतलब ये है कि जो इंसुलिन प्रोडक्शन वाली सेल्स होती हैं वो खत्म हो जाती हैं, तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती, वहां प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों प्रकार के जो डायबिटीज हैं उसको क्योर करने में कैपेबल रहेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। तो PK2 ये जो मॉलिक्यूल है ये डायबिटीज के ट्रीटमेंट में रिवोल्यूशनरी साबित हो सकता है, ऐसी उम्मीद कम से कम अभी तो जरूर से की जा रही है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री के बारे में है। ये रजिस्ट्री डिजिटल रजिस्ट्री है जिसे लाइव कर दिया गया है 1 मई से। ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसे शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस जो इंटरस्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम होता है, इलेक्ट्रिसिटी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाती है, इस पूरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके हम उसे मैनेज कर पाएंगे। इसे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा। नोडल एजेंसी है नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर यानी कि NLDC। इसे ऑपरेट किया जा रहा है पावर सिस्टम ऑपरेशन कोऑपरेशन कॉर्पोरेशन बेसिकली लिमिटेड यानी कि पोसोको के द्वारा। देखिए सभी स्टेक होल्डर्स इसे एक्सेस कर पाएंगे। ओपन एक्सेस पार्टिसिपेंट जो हैं ट्रेडर्स, पावर एक्सचेंज या नेशनल रीजनल स्टेट लोकल जो डिस्पैच सेंटर्स हैं वहां से भी इसे एक्सेस किया जा सकेगा। इससे हम दुनिया की क्या बात कर रहे हैं, इंडिया की बात करनी चाहिए बेसिकली हमें। तो जो भारत में जो भी हमारा डिस्कॉम का पूरा सिस्टम है उसे हम एक तरीके से इंटीग्रेट कर पाएंगे, और जो ट्रांजेक्शन्स हैं उन्हें आसानी से पेमेंट का एक मतलब प्लेटफॉर्म भी तैयार किया गया है, तो इंटरस्टेट शॉर्ट टर्म ओपन एक्सेस ट्रांजेक्शन्स भी किए जा सकेंगे। तो ये सारा मामला तो आपने समझ लिया इस पूरी रजिस्ट्री के बारे में। आगे बढ़ने से पहले जानकारी है प्रारंभ 1 बैच के बारे में। ये बैच आपकी 2023 की बैच है जिसके माध्यम से आप 2030 के लिए सिविल सर्विसेज को प्रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स, इसके अतिरिक्त टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल, ये तीनों ही इसका हिस्सा है जिसके माध्यम से आपकी तैयारी हो जाएगी कंप्लीट। इस संबंध में अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप ओनली आईएएस के नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मेल भी कर सकते हैं। ये एक फाउंडेशन बैच है जिसके जरिए आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये तो जानकारी हो गई इंस्टीट्यूशन के बारे में। आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब स्कीम के बारे में। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने हाल ही में 6000 करोड़ रुपए सैंक्शन करवा लिए हैं फाइनेंस मिनिस्ट्री से। जो उनका एक प्रपोज्ड प्रोजेक्ट है या स्कीम है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, नाम से समझ में आ रहा है कि हम डिस्ट्रिक्ट को सेंटर बना देंगे जहां से हम एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज कर पाएंगे। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब राज्यों को अपना हिस्सा देना होगा। स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत। ये जो भारत की न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसका भी हिस्सा है। इसके माध्यम से हम जो 200 डिस्ट्रिक्ट्स हैं भारत में वहां पे प्रोड्यूसर्स को मदद करेंगे कि एक तो वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया कर लें, दूसरा उनको फॉरेन बायर्स मिल जाएं, तभी तो एक्सपोर्ट होगा ना, नहीं एक्सपोर्ट कैसे होगा। इंप्लीमेंट करने की जिम्मेदारी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड ने ही ली है। जो स्कीम है उसके तहत डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज भी बनाई जाएंगी जो कई सारे डिस्ट्रिक्ट में बनाई भी जा चुकी हैं। वो देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट में ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके पास पोटेंशियल है एक्सपोर्ट का, उन्हें आइडेंटिफाई करके उनको इंसेंटिवाइज किया जाएगा। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो फील्ड मैनुअल फॉर मैनेजिंग ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट के बारे में है, यानी कि HEC के बारे में। अक्सर देखा जाता है कि जो हाथी हैं वो रिहायशी इलाकों में चले आते हैं। इन दैट केस उनके और इंसानों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है और कई बार जो ह्यूमंस होते हैं वो इन एलिफेंट्स को घायल भी कर देते हैं। अब इसके पीछे कई सारे रीजंस होते हैं। उनके पास जो रिसोर्सेस हैं वो जंगल में कम होते हैं तो वो जंगल के बाहर आने लगते हैं। तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसकी स्टेयरिंग कमेटी की 16वीं मीटिंग अभी हाल ही में हुई है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत ये जो पूरी मीटिंग हुई उसमें एक फील्ड मैनुअल तैयार किया गया और उसी मैनुअल का नाम HEC है। इस मैनुअल को मिनिस्ट्री ने तैयार किया है जहां पे उन्हें मदद मिली है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इंडिया की। इन तीनों एंटिटीज ने मिलकर इस मैनुअल को तैयार किया। अब मैनुअल में क्या है? मैनुअल में है बेसिकली गाइडलाइंस किन के लिए? जो फॉरेस्ट स्टाफर्स हैं, जो फॉरेस्ट में स्टाफ रहता है, जो फॉरेस्ट रेंजर्स वगैरह होते हैं, उनको गाइड किया जाएगा कि आप कैसे इस कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हो। बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं जिनके माध्यम से ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को हम रिड्यूस कर पाएंगे, इसके लिए उन्हें सिखाया जाएगा या उनको गाइडलाइंस दी जाएंगी। बात करते हैं एशियन एलिफेंट्स के बारे में। एशियन एलिफेंट्स की 3 सब स्पीसीज आपको मिलती हैं आसपास, जो इंडिया, सुमात्रा और श्रीलंका में मिलेंगी। जो इंडियन सब स्पीसीज है वो बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती है। जो एलिफेंट्स हैं इन्हें लीड किया जाता है, इनका जो हर्ड होता है, मतलब इनका जो ग्रुप होता है जो एक साथ चलता है, आपने देखा होगा एलिफेंट्स का एक ग्रुप चलता है, उसमें जो सबसे ओल्डेस्ट और सबसे बड़ी फीमेल मेंबर होती हैं वो इस पूरे हर्ड को लीड करती हैं।
तो कुल मिला के एक मैट्रियार्क सिस्टम वर्क करता है एलिफेंट्स में। जो हर्ड होता है उसमें जो लीडर होती हैं यानी कि फीमेल मेंबर जो सबसे बड़ी और सबसे बूढ़ी होती हैं, उनकी बेटी और उनके ऑफस्प्रिंग शामिल होते हैं। जो एलिफेंट है उनका लॉन्गेस्ट नोन जेस्टेशन पीरियड होता है यानी कि प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जो लगभग 22 महीनों के आसपास का होता है, 680 डेज के आसपास का। ये किसी भी मैमल में सबसे ज्यादा है। फर्दर वो 14 से 45 साल के बीच में काफ्स को, बच्चों को जन्म देती हैं। बच्चों के जन्म देने का जो समय है, गैप है, वो 4 साल का यूजुअली होता है। हालांकि ऐसा नहीं कि कोई लिमिटेड है, 45 साल के बाद वो बच्चे पैदा नहीं कर सकती, वो एज पे डिपेंड करता है। समटाइम्स 50 to 60 तक कुछ जो मैमल्स हैं वो बच्चे देती हैं, फिर वो गैप भी बढ़ता जाता है, वो 5 साल 6 साल तक बढ़ जाता है। ग्लोबल पॉपुलेशन जो एशियन एलिफेंट्स की है वो 20,000 से 40,000 के बीच में है और IUCN की रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 1 में है और अपेंडिक्स के जो साइट्स है उसके अपेंडिक्स 1 में। देखिए 2020 में प्रश्न आया था, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इंडियन एलिफेंट्स के बारे में जानकारी आपके सामने थी। पहला तो ये था कि इसमें जो एलिफेंट होता है उसे लीड किया जाता है एक फीमेल के द्वारा। दूसरा कि इनका जेस्टेशन पीरियड 22 महीनों तक का हो सकता है। एलिफेंट नॉर्मली काविंग जो होती है वो केवल 40 साल तक ही करती हैं। और चौथा ये था कि केरला में सबसे बड़ी संख्या में आपको हाथी मिलेंगे। यहाँ पे इसका सही जवाब तो ए है। 1 और 2 तो आपको समझ में आ गया होगा कि सही ही है। और यहाँ पे भी हमने देखा था कि कोई लिमिटेड पीरियड नहीं होता, यूजुअली 45 तक होता है या उसके आगे भी जा सकता है, तो ये गलत हो गया। चौथा भी गलत है, केरला में इनकी लार्जेस्ट पॉपुलेशन नहीं होती। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं आपको दूंगा नहीं, बिकॉज इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। आप बताइए हाथी भारत में सबसे बड़ी संख्या में किस राज्य में पाए जाते हैं? उस राज्य का नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर से मेंशन करिएगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन सतर्क के बारे में है। 5 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में ये RPF का एक ऑपरेशन है। इसके माध्यम से जो इलिसिट लिकर या इलीगल टोबैको प्रोडक्ट, अनअकाउंटेड गोल्ड या कोई भी और प्रेशियस आइटम जो ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है रेलवे नेटवर्क के माध्यम से, जिसका उद्देश्य टैक्स को बचाना या स्मगलिंग करना है, उसे ऑपरेशन सतर्क के माध्यम से RPF के जो सोल्जर्स हैं वो उन्हें रोकेंगे। RPF की बात करें तो ये सिक्योरिटी फोर्स है जो इंडियन रेलवेज की ओनरशिप में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के तहत। RPF को बनाया गया था 1872 में, जब इंडिया में रेलवे के ऑपरेशंस फ्रिक्वेंट हो गए थे। बाद में जब देश आजाद हुआ तो इस संबंध में हमने एक कानून भी बनाया, दैट इज रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स एक्ट ऑफ 1957। तो वर्तमान में जो RPF वर्क करता है वो इस एक्ट के एम्बिट में काम करता है। ये रेलवे सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, रेलवे प्रॉपर्टी, पैसेंजर्स और जो एरिया है उस सभी चीज़ों को। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जूट के बारे में है। वेस्ट बंगाल एक जूट क्राइसिस फेस कर रहा है। वहाँ पे जो जूट मिल्स हैं वो जूट नहीं खरीद रहे हैं, रॉ जूट नहीं खरीद रहे हैं, बिकॉज उनके लिए रॉ जूट कई सारे कारणों से बहुत महंगा हो गया है और कई बार तो जो उसका फाइनल प्रोडक्ट बिकता है उससे महंगा उन्हें रॉ मटेरियल मिल रहा है। होर्डिंग इसका एक बेसिक रीज़न है। और दूसरा जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे काफ़ी महंगा वो खरीद पा रहे हैं जूट के रॉ मटेरियल को, वो सीधे फार्मर्स को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं और मिडिल मैन होर्डिंग करके बहुत महंगे दाम पे पहुंचा रहे हैं। इसी वजह से उन्होंने जूट खरीदना बंद कर दिया है। तो ये जूट क्राइसिस है जो राइट नाउ चल रहा है। बात करते हैं जूट के बारे में। टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच का चाहिए होता है। रेनफॉल 150 से 250 सेंटीमीटर। एलुअल सॉइल हो जो वेल ड्रेन्ड हो। इसे भारत में गोल्डन फाइबर बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यान, कारपेट और बाकी कई तरीके के आर्टिफैक्ट बनाने में किया जाता है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा जूट का प्रोड्यूसर है। उसके बाद नंबर बांग्लादेश और फिर चाइना का आता है। लेकिन अगर आप बात व्यापार की करें, ट्रेड की, तो बांग्लादेश नंबर 1 पे है। बांग्लादेश दुनिया का 3/4 जूट एक्सपोर्ट करता है, मतलब 4 में से 3 हिस्सा, जबकि भारत लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद महज 7% जूट का एक्सपोर्ट करता है। इसके 2 बेसिक कारण हैं। एक तो हम जूट के एक्सपोर्ट को लेकर बहुत सीरियस नहीं रहे, जहां पे बांग्लादेश ने लीड ले ली, और दूसरा कि हमारे यहाँ जूट का कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा है। बट इस दिशा में भारत को काम करना चाहिए, बिकॉज जूट एक्सपोर्ट में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इंडिया के पास। ईस्टर्न इंडिया का जो रीजन है वहां पर हमें एलुअल सॉइल मिल जाती है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा में, दैट्स वाई वहीं के राज्यों में ये ज़्यादा उगाया जाता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल, बिहार, ओडिशा, आसाम, आंध्र प्रदेश, मेघालय और त्रिपुरा। रिवीजन करेंगे। प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर पहले रहे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन, गलत है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हमने अभी देखा था। एडवांस टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम, इसे भारत फौज और टाटा पावर सी डेवलप कर रहे हैं, दैट्स ट्रू। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब स्कीम, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, गलत है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एशियन एलिफेंट्स इंडेंजर्ड हैं, ये सही है। ऑपरेशन सतर्क के माध्यम से जब रशिया के ऊपर रशिया ने इन्वेट किया यूक्रेन को, तो वहां पे जो हमारे इंडियन सिटीजन से उनको निकाला गया ऑपरेशन सतर्क के माध्यम से, ये गलत है। ये RPF का ऑपरेशन है, हमने पढ़ा और आपको याद भी होगा। तो आज का सेशन यहाँ पे समाप्त होता है। PDF मिल जाएगी ओनली IAS के टेलीग्राम चैनल पे, वहां चाहिए, PDF को डाउनलोड करिए और रिवीजन करना मत भूलिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।